चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और आज आप सबको हैप्पी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना। तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। क्लास के बाद रुक जाना, घेवर में मंगवा लूंगा, आप लोगों को थोड़ा मुंह मीठा करा देना चाहिए। ठीक है, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। कल हम सेक्शन 20 पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे कि कंपनी और कॉरपोरेशन के मामलों में, मान लीजिए मैं एक बस से ट्रेवल कर रहा हूं। ठीक है सर, मैं एक बस से ट्रेवल कर रहा हूं फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। अब सवाल यह है कि अगर उस बस की वजह से मेरा सामान चोरी हो जाता है या गुम जाता है, या बस वाले सामान खो देते हैं, या फिर कहीं पे गलत जगह मेरा सामान उतार देते हैं। जैसे किसी का दूसरे का पार्सल उतारना था लेकिन साथ में मेरा बैग भी उतार दिया, सामान चोरी नहीं हुआ है, बस वालों ने लापरवाही करी है। केस बनता है नेग्लिजेंस का। समझिएगा बात, केस किसका बनता है? नेग्लिजेंस का। मान लीजिए मैं ट्रेवल कर रहा था PQRS ट्रेवल एंड कंपनी। मान लीजिए मैं इस ट्रेवल कंपनी से ट्रेवल कर रहा था। अब समस्या ये है ट्रेवल कंपनी के साथ में, जब कभी भी ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है, जब कभी भी कोई विधि वेता हो, मतलब कोई ज्यूरिस्ट है, एक ज्यूरिस्ट पर्सनालिटी है। ठीक है, तो ज्यूरिस्ट पर्सनालिटी के अंदर क्या होता है, जैसे कंपनी हो गई, कॉर्पोरेशन हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई। अब जनरली क्या होता है इसमें, इसका रिजाइड करने का कोई कुछ नहीं होता कि कहाँ निवास करता है, इसका कुछ भी नहीं है। निवास करता है क्या सर ये कंपनी? अगर मान लीजिए मैंने कंपनी ओपन करी तो कंपनी क्या निवास करती है? कंपनी तो उसी जगह रहती है। रात को 6-7 बजे कंपनी के ऑफिस लॉक हो गया तो कंपनी का कोई परमानेंट वो है क्या रेजिडेंस? क्या कंपनी वर्क फॉर गेन करती है क्या? ये भी नहीं करती। कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? कैरीज ऑन बिजनेस, सिर्फ कारोबार करती है कंपनी। अभी तुम्हारी इच्छा हो रही है, जैसे बारिश का मौसम नहीं है तो अभी तो बारिश के मौसम में घूमने की इच्छा हो रही है, सर्दी के मौसम में उठने की इच्छा नहीं होगी। फिर तो मौसम गर्मी बहुत है, आज घर पे पड़ने की इच्छा है एसी में। फिर देखो जब तक कष्ट नहीं चलता रहेगा, फिर सर्दी आ जाएगी, फिर तुम कहोगे वाह सर, सर वसंत ऋतु हो गई, सर अक्टूबर का मौसम कितना अच्छा है, देखो ठंड हो रही है हल्की हल्की। तुम लोग तो फिर हर जगह कहोगे सर आज पढ़ने की इच्छा नहीं है। पढ़ने की इच्छा नहीं तो भी पढ़ना पड़ेगा। ये 1-1.5 साल जो है ना, ये आप जितना तपेंगे, मुझे तो मतलब ये समझ लीजिए मैंने तो अपना जीवन इसमें दे दिया है। अब मैंने तो अपना पूरी लाइफ ही आप लोगों के पीछे दे दी है। समझ में आई बात? अभी हिंदी इंग्लिश नहीं चल रही है, वरना हिंदी इंग्लिश चलती थी तो क्लास कितने बजे फ्री होती थी? 12:30-1। तो तुम लोगों को ये बात भी जान समझ में आनी चाहिए कि हम लोग बहुत पंचुअल हैं और टाइम से अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। लास्ट वीक एक्सेप्शन था, एक हमारे हाथ में चीज़ें नहीं थी, इस वजह से चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाई। बट द थिंग इज हम इसी तरह पढ़ाएंगे और इसी तरह काम करेंगे। डन। और रही बात घूमने की या कहीं जाने की, तो चलेंगे जब टाइम मिलेगा। तो सर कंपनी का क्या होता है? एक बिजनेस होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। तो केस कहाँ कहाँ फाइल हो सकता है? जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु अराइज हुआ हो, वहां पे केस हो सकता है। अब कल मैं कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ के गया था, आप लोगों ने कुछ पढ़ा इसके ऊपर, या बस सर के आने का वेट किया कि सर आएंगे वही पढ़ाएंगे? क्या रिसर्च किया आप लोगों ने, बताइए मुझे। जी मैं कल बोल के गया था आपको। कल मैंने आपको ये बताया था कि सोल बिजनेस, सोल ऑफिस, और जैसे कंपनी का एक मेन ऑफिस होता है और ब्रांच ऑफिस होते हैं। कंपनी के अलग अलग ऑफिस होते हैं, एक ब्रांच ऑफिस, एक सोल ऑफिस, एक जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस किया जाता है। हर टाइप का अलग अलग काम होते हैं। पहली बात ही समझ में आई? आगे समझिए। बहुत आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, मैं बहुत ट्रिकी, बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं लगा रहे मैं इस पार्ट में, ये समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी के कैसे अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस अलग होता है कंपनी का, तो कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये जो कंपनी है, इसका हो सकता है ना कि इसका हेड ऑफिस
इसका हेड ऑफिस दिल्ली में हो सकता है, इसकी एक ब्रांच ऑफिस जयपुर में हो। अब सवाल ये है कि आपको केस कहाँ फाइल होगा आपका, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली में और उसका जो ब्रांच ऑफिस है वो है जयपुर में, और कोज ऑफ एक्शन ये अराइज हुआ है रेवाड़ी में। रेवाड़ी आता है ना सर, जब जयपुर से दिल्ली जाते हैं बीच में, रेवाड़ी में। तो आप बताइए केस कहाँ फाइल होगा, बताइए कहाँ होगा। हम्म, जी, तो सुन लीजिए इसमें बात। ये जो सेकंड लाइन इसकी बोलती है, बैरक निकालिए एक बार, आप लोग बैरक पढ़ेंगे तो समझ में आएगी ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए एक बार सेक्शन 20, A corporation shall be deemed to carry on business at its sole or principal office in India or in respect of any cause of action at any place where it has also a subordinate office at such place। मतलब ये कह रहा है निगम के बारे में समझा जाएगा कि वो भारत के अपने एकमात्र प्रधान कार्यालय में या किसी वाद हेतु की बाबत जो किसी स्थान पे बिता हुआ है जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है, इस स्थान में कारोबार करता है। मतलब अगर आप इसको अकॉर्डिंग देखेंगे तो केस कहाँ फाइल होगा, तीन ऑप्शन है सर। हेड ऑफिस है सर, हेड ऑफिस है दिल्ली में, ब्रांच ऑफिस है कोर्स ऑफ एक्शन अराइज हुआ है रेवाड़ी में। समझ में आई बात, बात समझ में आई नहीं आई, अरे बात समझ में आई नहीं आई। केस कहाँ फाइल होगा ये सुनिए पहले, केस कहाँ फाइल होगा तीनों में बताइए इस केस में क्या पढ़ना। हाँ, लाइन पढ़िए एक बार, दोबारा से लाइन पढ़िए। वो क्या बोल रहा है कि जहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पे क्या होना चाहिए, जहां पे क्या होना चाहिए सर, अरे सर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पे क्या होना चाहिए, इनका एक सबॉर्डिनेट ऑफिस होना चाहिए। तो इस केस में केस कहाँ फाइल होगा, सिर्फ और सिर्फ केस कहाँ फाइल होगा। तुक्के मत मारिए प्लीज। एक जयपुर में क्यों, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, डायरेक्ट पढ़िए, तुक्के मत मारिए, शांति से पढ़िए। क्या रेवाड़ी में ब्रांच ऑफिस है क्या, डायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट की लाइन पढ़िए। वाद हेतु की बाबत, एक बार पढ़िए, या वाद हेतु की बाबत जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ है जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है। क्या रेवाड़ी में अधीनस्थ कार्यालय है, क्या सबॉर्डिनेट ऑफिस है जहां पे कोर्स ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो केस सिर्फ और सिर्फ कहां फाइल होगा, क्योंकि सोल ऑफिस उसका कहाँ है। प्रॉब्लम समझिए, सिर्फ और सिर्फ कहां केस फाइल होगा, दिल्ली में। समझ में आई बात, अरे तुम समझोगे तो समझ में आएगी ना। लेकिन 20(3) तो बोलता है कोज ऑफ एक्शन है, वहां पे भी हो सकता है। फिर ऐसे तो सर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया प्रोविजंस का, बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, मैं तो अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं भाई। 20(3) तो बोलता है जहां वाद हेतु के वहां पे भी हो सकता है, फिर स्पष्टीकरण तो अलग बात कर रहा है, ऐसा क्यों। बताइए किसको सही माना जाएगा। हम्म, ये सिर्फ कॉरपोरेशन के केसेस की बात कर रहा हूं मैं। एक्सप्लेनेशन किसकी बात करता है, सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन के केसेस की बात कर रहा है। समझ में आई, एक और एग्जांपल दूं और तुम लोगों का दिमाग घूमना स्टार्ट हुआ है थोड़ा थोड़ा।
चलिए और थोड़ा सा टफ बनाते हैं चीजों को। तो तुमको सीबीसी सीबीसी में बहुत छुपे हुए मीनिंग है। मैं इसके लैंडमार्क जजमेंट्स पे जाऊंगा जहाँ पे आपको समझाऊंगा चीजों को। मान लीजिए मेरे को जयपुर से चेन्नई कुछ सर्टेन गुड्स भिजवाने हैं बाय ट्रांसपोर्ट। कंपनी का नाम है एबीएन कंपनी। गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब सामान, कोई भी माल, माल जिसको हम लोग हिंदी में माल कह देते हैं, सामान, कुछ भी गुड्स भिजवाने हैं। भाई यहाँ से जयपुर की रजाई बहुत फेमस है, लेकिन वहाँ ठंड पड़ती नहीं है, तो क्या भिजवाऊँ? दरी भिजवा दूँ, सांगनेरी प्रिंट बेडशीट्स, हैंड ब्लॉक प्रिंट्स, ये भिजवा देता हूँ, ठीक है ना। कोई भी गुड्स भिजवाए, समझना। ये जो कंपनी है इसका सोल ऑफिस है मुंबई। ब्रांच ऑफिस है इसका, अधीनस्थ कार्यालय जो है जयपुर में भी है, चेन्नई में भी है, दिल्ली में भी है, कोटा में भी है, पटना में भी है, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी जगह पे। ये जो ट्रक सामान लेके जा रहा था, इसका उज्जैन में एक्सीडेंट हो जाता है, और कोज ऑफ एक्शन कहाँ राइज होता है? उज्जैन में। अब सवाल ये है केस कहाँ फाइल होगा? सवाल कहाँ, केस केस कहाँ फाइल होगा? मुंबई में। समझ में आई बात? केस कहाँ फाइल होगा? सिर्फ और सिर्फ मुंबई में। लेकिन अगर जो एक्सीडेंट होता वो कोटा में होता तो कोटा में भी हो सकता था और मुंबई में भी हो सकता था, क्योंकि जहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो सबऑर्डिनेट ऑफिस है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तो लिखिए इसमें थोड़ा सा। लिखिए इसमें। इन द केस ऑफ कंपनी और कॉर्पोरेशन, in the case of company or corporation, there is no place of residence. First point लिखिएगा, there in the case of company or corporation there is no place of residence, place of residence, place of residence, place of residence or place of work, place of work. However, the company only have, however, the company only have its place of business. However, the company only have its place of business. लिखिए। हाँ, उसी के नीचे एक बस लिखते चलिए इसमें, इसमें लिखिए, इसमें लिखेंगे कंपनी और निगम के मामलों में, कंपनी और निगम के मामलों में, कंपनी और निगम के मामलों में, कंपनी और निगम के मामलों में कोई निवास करने का स्थान नहीं होता, 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 या कारोबार करने का स्थान नहीं होता, सॉरी, या निवास करने का स्थान नहीं होता, या कारोबार को मत करना, या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते, या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते, अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते। हालांकि 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 कारोबार का स्थान
कारोबार का स्थान या वाद हेतुक का स्थान ही वाद संस्थित किए जाने के लिए प्रयुक्त में आएगा। वाद हेतु का स्थान ही वाद संस्थित करने हेतु प्रयुक्त में आएगा। वाद संस्थित करने हेतु प्रयुक्त में आएगा। वाद संस्थित करने हेतु प्रयुक्त में आएगा। लिखिए इसमें कहां तक लिखा था, लास्ट लाइन क्या थी? Only have place of business and due to the section 20 clause C and due to the section 20 clause C and due to the section 20 clause C and due to the section 20 clause C, the cause of action and due to the section 20 clause C, the cause of action is also a relevant place to file a suit, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखना। स्पष्टीकरण को हम तीन हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। We can divide the explanation of section 20 into 3 categories. We can divide कहाँ नींद में रहते हो? We can divide, हाँ सबके लिए कह रहा हूँ। We can divide section 20 explanation into 3 categories. पहला लिखिए when the company does not have any subordinate office, or any branch office, then the suit can be instituted only its place of business where the sole office is situated. Place of business where sole office is situated. ठीक है, हिंदी में लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए हिंदी में। जहां कहीं भी किसी कंपनी या निगम का कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, तो उस स्थिति में वाद सिर्फ एकमात्र या प्रधान कार्यालय में ही संस्थित किया जाएगा। तो उस स्थिति में वाद सिर्फ एकमात्र या प्रधान कार्यालय में ही संस्थित किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे भी आपने पर्ची होती होगी, नहीं होता कि विवादों की समस्त स्थल यहीं पे होगा। क्या ये अलाउ है क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट आप पक्षकार को रोक क्यों रहे हो सूट फाइल करने से? नहीं देखते आप सब्जेक्ट all subject to the disputed in जयपुर jurisdiction only। भाई विवादों की सारी जो भी होगा वो जयपुर की न्यायालय को अधिकारिता होगी। देखते हो आप बहुत सी जगह बिल बनाते हैं, उसमें लिखा होता है उनका। हाँ, तो इसे क्यों लिखा होता है? क्या मतलब, मान लीजिए दिखाइए किस चीज का है ये? अच्छा, बस का टिकट है ना, तो इसमें लिखा हुआ है सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कहाँ होगा? बीकानेर होगा। क्या ये किया जाना चाहिए? जैसे कंपनी का क्या नाम है? मिलन ट्रेवल्स का जो हेड ऑफिस होगा बीकानेर में है, तो ये चाहती है कंपनी की आप केस फाइल करने के लिए कहां पे आइए? सोल ऑफिस में आइए, प्रिंसिपल ऑफिस में आइए। जहां भी कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस होता है वो किससे गवर्न करते हैं? जो मैंने पहली लाइन लिखवाई आपको, मैं पूरे एक्सप्लेनेशन को 3 हिस्सों में पढ़ा रहा हूं आपको। पहला हिस्सा ये है कि सर जहां पे कंपनी का कोई सोल बिजनेस नहीं है वहां पे कंपनी बुला लेती। लेकिन सर क्या किसी को रोका जा सकता है? सेक्शन 28 पढ़ा है आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का, धारा 28 कॉन्ट्रैक्ट की। अभी कहां पे पहुंची मैम? 16 पे हैं आप, ठीक है, 28 पे आ जाएंगे, ठीक है।
और जब मैम 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 चले जाएंगे अपना जॉब पे, तो उसके बाद फिर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको कॉन्ट्रैक्ट भी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है साफ, और वहां पे वो बात को स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, कुछ महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए मैम, कुछ प्रयोजन के लिए जाएंगे, ठीक है ना। परमानेंट लोग आपको भी पता है कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हुई हर चीजों को मैनेज करना, ठीक है। जैसे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर में मिड में जाएंगी, तो मतलब आप लिख लीजिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक, क्योंकि फिर दिसंबर में तो आपको पता ही है कि दिसंबर के बाद तो फिर नहीं होगा पॉसिबल उनका। लेकिन 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा, जब तक जो भी सब्जेक्ट होंगे मैं ही पढ़ाऊंगा। पढ़ लोगे मुझसे? दुखी तो नहीं हो गए? देखिए बहुत बहुत वो हो जाता हूँ, मैं टायर्ड हो जाता हूँ शाम के, क्योंकि शाम को जो बैच होता है ना, वो 3 से 6 लगातार होता है, अगर आप लोग देखते हैं उसे तो। आई डोंट नो आप लोग देखते हैं नहीं देखते उस बैच को, आप लोग नहीं देखते, लेकिन वो शाम को भी उतनी एनर्जी के साथ पढ़ाना पड़ता है, जैसे जितनी एनर्जी मॉर्निंग में होती है। तो एक लेक्चर अभी हो जाता है, तो उस टाइम पे जब मेरा लेक्चर्स होंगे, तो उस टाइम में मेरी लगभग 6 घंटे लगातार क्लासेस हैं। पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत होती है कि पढ़ के पढ़ाना है ना। और कुछ चीजें हमें भी तो पढ़नी पड़ती है ना सर। मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, ऐसे थोड़ी ना कि सीधा उठा के चले, सुबह गेट खोल रहे हैं आगे अंदर, ऐसा तो होता नहीं है। तुम 2 मिनट में पकड़ लोगे कि सर आज पढ़ के नहीं आए अगर मैं पढ़ के नहीं आऊंगा तो पकड़ पाओगे मुझे? नहीं पकड़ पाओगे क्या? देखिए इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी विवादों का न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा। एक सेक्शन 28 पढ़ाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। 28 पता है किसी को? नहीं पता? क्या है 28? अरे 28 क्या बोलता है, थोड़ा बता दीजिए मुझे। बिजनेस कहाँ है? लीगल प्रोसीडिंग से देख के तो सही बता दो। तो फिर क्यों बोलना था फिर जब देखा नहीं था तो फिर बोलना क्यों था? अब तो देख के बता देते, गलत बताने से तो अच्छा है। देखिए मतलब ये कह रहा है कि क्या आप लीगल प्रोसीडिंग्स उसके लिए रोक सकते हो क्या? मान लीजिए मेरे को केस फाइल करना है यहीं पे जयपुर में फाइल करना है, क्योंकि कंपनी का एक ऑफिस कहाँ पे है सर? कंपनी का एक ऑफिस कहाँ पे? जयपुर में भी है। कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ है? जयपुर में राइज हुआ है। मतलब मैं तो केस चाहूँ तो यहाँ पे भी फाइल कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफिस भी यहाँ है, कोर्स ऑफ एक्शन भी यहीं राइज हुआ है। तो मेरे को रोक सकते हैं क्या? बताइए मुझे। देखो उसमें लिखा हुआ है सभी विवादों का न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा, और इंग्लिश में भी लिख देते हैं ऑल सब्जेक्ट्स आर डिस्प्यूटेड टू द जयपुर जुरिडिक्शन ओनली। अब ये क्या होता है और समझना है इसको, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको। सेक्शन 28 में आपका जो रिस्ट्रेंट जो करते हैं, आपके ऊपर जो रोक लगाई जाती है, सुनिएगा एक बार। आपके ऊपर जो रिस्ट्रेन किया जाता है, आपके ऊपर जो रोक लगाई जाती है, प्रतिषेध किया जाता है आपको, ये बहुत पार्शियल होता है, फुल नहीं होता है। मतलब ये आंशिक रूप से आपको रोक सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं? आपके ऊपर आंशिक रूप से रोक लगाई जा सकती है, मतलब आपको पार्शियली रिस्ट्रेन किया जा सकता है। अरे सर केस फाइल करने की बहुत सारी जगह, ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप केस ही मत करो, यही तो कह रहे हैं कि केस करना है तो वहां करो। समझ में आ रही बात? आपको पार्शियली रिस्ट्रेन किया है उन्होंने, आपको पार्शियली मतलब आंशिक रूप से आपको रोका गया है। मतलब अगर मान लीजिए इनकी ट्रेवल्स कंपनी है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? बीकानेर में। इसका ब्रांच ऑफिस कहाँ पे सर? अजमेर में भी होगा, जयपुर में भी होगा। मान लीजिए कोर्स ऑफ एक्शन अराइज हुआ है जयपुर में, तो जयपुर में ब्रांच ऑफिस भी है, कोर्स ऑफ एक्शन भी वहीं अराइज हुआ है। केस चाहे तो आप यहाँ भी फाइल कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 28 आपने एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि जब आप टिकट देते हैं ना सर, कंसिडरेशन दिया आपने, आपने बोला टिकट वहां की बना दो, तो ठीक है, पैसा लिया, टिकट लिया, टिकट के पीछे अगर ये लिखा हुआ है और आपने उस टिकट को ले लिया, फिर भी स्वीकार कर लिया, तो मतलब ये इम्प्लाइड है कि आप चाहते हैं, आपको मंजूर है उसकी सारी शर्तें, वरना आप
डे से नाम देखो के लिए पे पकड़ मेरे को नीचे ये टिकट, मना कर दो, मत ले टिकट, और क्या। बात समझ में आ रही है? मना कर दीजिए ना टिकट खरीदने से, बोल दीजिए नहीं खरीदना है टिकट। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, टिकट ले लिया, तो उसका मतलब ये है कि डेट यू आर एग्री कि कल को सूट फाइल करना हो तो कहां जाना पड़ेगा? बीकानेर। आपको पूरी तरह से नहीं रोका है। फिर एक में बढ़ा देता हूं, एनी पार्टी रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली, अगर दिख रहा है आपको तो एब्सोल्युटली रोक रहे हैं क्या आपको? कोई भी पार्टी आपको एब्सोल्युटली नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकती, लेकिन पार्शियली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अरे सर पार्शियली तो कर सकती है ना। पार्शियली रिस्ट्रिक्शंस अलाउ होता है लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर, और जो सेक्शन 20 का जो एक्सप्लेनेशन है ये इसी के बारे में बात करता है। बात समझ में आ रही है? क्यों लिखते हैं? अब कहीं पे भी लिखा हुआ है कि आप हमारे ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते, कहीं लिखा होता है क्या ऐसा? बताइए मुझे। लेकिन ऐसे तो लिखा होता है ना कि इसका जो न्याय क्षेत्र होगा ये यही होगा, या मतलब जो भी डिस्प्यूटेड होंगे, डिस्प्यूट सारे इसी एरिया में गवर्न किए जाएंगे। देखिए आपको मान लीजिए आप कानूनी कोई सहायता प्राप्त नहीं करेंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपको कोई भी कोर्ट, आप कहीं कहीं भी किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे? ऐसा कहीं बोल सकता हूँ क्या मैं? नहीं बोल सकता ना। क्या मैं आपको एब्सोल्युटली रोक सकता हूँ कोई एग्रीमेंट करके? मान लीजिए आप और मैंने एग्रीमेंट किया है और मैंने लिख दिया एक टर्म वहां पे कि आप और मैं कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो हम कभी दोनों पार्टीज में से कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, अपने लेवल पे मामले को सेटल करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। कल को क्या पता तुम लोग एग्रीमेंट बना के बोल दो कि एक एक थप्पड़ वाला गेम हो जाए, हाँ, कल को तुम ऐसे स्कोर को बराबर कर दो अपने, क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या तुम कोर्ट जाने किसी को रोक सकते हो क्या? आप किसी को एब्सोल्यूट, क्या आपको पूर्णतः किसी को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, लेकिन आंशिक रूप से, पार्शियल रूप से आप रोक सकते हैं। 4 जगह केस फाइल हो सकता है तो आप बोल सकते हो सर एक ही जगह केस फाइल करना है, क्योंकि सर कंपनी के साथ दिक्कत क्या होती है ना कि कंपनी थोड़ी भागेगी हर तरफ केस हो रहा है तो। अरे मेरे को अपना ब्रांच ऑफिस बनाना है, मेरी ट्रेवलिंग कंपनी है, ब्रांच ऑफिस बनाना है तो 10-15 हजार रुपए की एक दुकान लूंगा किराए पे महीने की, उस पर 10-15 हजार रुपए में एक आदमी को बिठाऊंगा जो दिन में टिकट काटेगा। समझ में आ रही बात? ये मत थोड़ी ना कि वहां पे मैं केस फाइल करने जाऊंगा। कंपनी के 10 काम होते हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। समझ में आई बात? ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया कि क्यों लिखती है कंपनी जैसे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे जी सर, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए। wherever wherever company has a head office, wherever company has a head office and some branch offices also, wherever company has a head office and some branch offices also, थोड़ा तेज लिखेंगे, branch offices also, and cause of action does not arise, and cause of action does not arise, and cause of action does not arise at any of the branch offices, and cause of action does not arise any of the branch offices, then place of business will be considered as, 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 will be considered as the head office, considered as the head office. This can only happen, this can only happen, this can only happen, this can only happen where cause of action, where cause of action does not arise at branch office. This can only happen when cause of action does not arise at branch office. Does not arise at branch office. हिंदी मीडियम वाले लिखिए, जहां कहीं भी किसी कंपनी या निगम का, जहां कहीं भी किसी कंपनी या निगम का प्रधान कार्यालय है, प्रधान कार्यालय है, तथा उसी के साथ, तथा उसी के साथ प्रधान कार्यालय है, तथा उसी के साथ, तथा उसी के साथ उसके अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, तब तथा उसी के साथ उसके अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, अधीनस्थ कार्यालय भी हैं,
कार्यालय भी हैं, परंतु वाद हेतुक ऐसी जगह पे हुआ है, परंतु वाद हेतुक ऐसी जगह पे हुआ है, परंतु वाद हेतुक ऐसी जगह पे हुआ है जहां 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 कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, जहां कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, जहां कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, तो उस स्थिति में 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 कारोबार का स्थान तो उस स्थिति में कारोबार का स्थान तो उस स्थिति में कारोबार का स्थान प्रधान कार्यालय समझा जाएगा। तो उस स्थिति में कारोबार का स्थान प्रधान कार्यालय समझा जाएगा, कारोबार का स्थान प्रधान कार्यालय समझा जाएगा। और 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 प्रधान कार्यालय पर ही वाद संस्थित किया जाएगा और प्रधान कार्यालय पर ही वाद संस्थित किया जाएगा और प्रधान कार्यालय पर ही वाद संस्थित किया जाएगा और प्रधान कार्यालय पर ही वाद संस्थित किया जाएगा। सिर्फ ये उस स्थान पर होगा, सिर्फ ये उस स्थान पर होगा, सिर्फ ये उस स्थान पर होगा जहां जहां किसी अधीनस्थ कार्यालय पर, सिर्फ ये उस स्थान पर होगा जहां किसी अधीनस्थ कार्यालय पर, जहां किसी अधीनस्थ कार्यालय पर वाद हेतुक, जहां किसी अधीनस्थ कार्यालय पर वाद हेतुक पैदा नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। डन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? पहला पॉइंट किसके रिगार्डिंग बात कर रहा था कि सिर्फ सोल ऑफिस पे करो, और ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जहां वाद हेतु का राइज नहीं हुआ है, ब्रांच ऑफिस, और ब्रांच ऑफिस भी नहीं है वहां पे, तो भी कहां जाना पड़ेगा आपको? प्रधान कार्यालय, सोल ऑफिस। अब थर्ड पॉइंट भी लिखिए। थर्ड पॉइंट में ना एक चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। बैरेक निकालो जल्दी से, बैरेक निकालिए और बैरेक में एक चीज देखिए। एक जगह लिखा हुआ है और कोमा, तुमको दिख रहा है और कोमा। थोड़ा सा बैरेक को पढ़ना सिखाता हूँ। जहां पे भी और कोमा साथ आ जाते हैं ना, लिखा हुआ है, तुम्हें हिंदी में दिखा देता हूँ। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है या, लिखा हुआ है या किसी ऐसे वाद हेतु। अभी हिंदी में कोमा लगा हुआ है क्या? एक बार बताइए मुझे, हिंदी वाला बैरेक किसके पास है? क्या हिंदी में या के बाद कोमा लगा हुआ है क्या? इंग्लिश में लगा हुआ है, ठीक है ना सर? समझना बात मेरी। इसका क्या मतलब होता है? जहां पे भी और कोमा लग जाए, हिंदी में नहीं लगा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में या के बाद इनको कोमा लगाना चाहिए था। जब कभी भी ऐसे कोमा लग जाए तो समझ जाना कि एक नए पॉइंट की बात कर रहा है ये। जब कभी भी लैंग्वेज में बैरेक पढ़ते समय अगर ये दोनों आ जाएं शामिल में, डायरेक्ट अगर आप कभी पढ़ रहे हैं आप और के साथ में कोमा आ जाए, तो समझ जाना कि एक नए पॉइंट की बात करेगा अभी यहां से। और क्या पॉइंट की बात करें? बस समझाने के लिए लिखा ना, तुम्हें समझा दूं मैं कि और कोमे का क्या मतलब होता है। और के बाद में कोमा आने का मतलब है कि यहाँ पे एक कंजंक्शन बना रहा है जो कि डिसकंजक्ट कर रहा है दूसरी चीज को। मतलब अगर सिर्फ और ही होता तो कोमा नहीं होता, तो मतलब उसके साथ ही उसे काउंट पढ़ा जाए। लेकिन और के, हाँ हिंदी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में इंग्लिश में देखिए एक बार, और कोमा दिख रहा है आपको? उसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए सिर्फ मैं और लगाता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ इसको भी पढ़ना है या फिर इसको भी पढ़ना है। मतलब आप इसको भी लीजिए और इसको भी लीजिए, और दोनों, ठीक है ना, या तो इसको या इसको। लेकिन अगर और कोमा लग जाता है ना सर जहां पे भी, तो इसका मतलब होता है कि ये एक सेपरेट चीज हो गई है। कोमा के बाद कोमा जहां लग गया, तो इसको एक सेपरेट तरह से लिया जाए।
इसको एक अलग से समझा जाए। अच्छा, हिंदी में या के पहले लगा हुआ है क्या? हमारे इसमें नहीं लगा हुआ, वो अच्छा डायरेक्ट है, वो उसमें लगा हुआ है, या के पहले कोमा लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कानून प्रकाशन जिनके पास नहीं है, कानून प्रकाशन जिनके पास, उनके पास तो नहीं लगा हुआ, लेकिन कौन सा पब्लिकेशन है, पूजा है ना, पूजा में लगा हुआ है या के पहले। हाँ, इसे समझ लीजिए, कोमा या। तुम इस बात को मैं समझना, जब कभी भी और के बाद में कोमा आ जाए या फिर या के पहले कोमा आ जाए, तो उसका मतलब है कि एक नई बात ही करना चाह रहा है। बात समझ में आई? और ये यहाँ नहीं, पूरे कानून को आप पढ़ेंगे और कभी भी आपको दो चीजें मिल जाएगी, समझना, ये बैरेट को पढ़ने का तरीका होता है। अगर आपको बैरेट को पढ़ने का तरीका आता है, आपको बैरेट को पढ़ना आता है, समझना आता है, तो आरजे स्टफ नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर बैरेट से डरते हो आप, कॉलेज में क्या होता है ना, बैरेट से डरता है बच्चा कि क्या कौन बैरेट पढ़े, कहीं से नोट्स मिल जाए, बाबेल पढ़ लें। बैरेट नहीं उठाओगे आप, आपने बैरेट ही नहीं खरीदे होंगे पूरे एलएलबी के एग्जाम निकल गए, बैरेट ही आगे खरीदे, तो मोटे मोटे जो मेन बैरेट होंगे वो भी नहीं होंगे तुम्हारे पास कि सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस के कॉन्ट्रे का बैरेट खरीद लें, फिर ना तो कॉलेज में इनको इनकी आवश्यकता है। अरे कॉलेज में भी टीचर बोल देता है कि नोट्स फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप पे, डोंट वरी। ऐसे लिखवा दे, ऐसे मैं लिखवाता हूँ, पढ़ाते नहीं है, समझाते नहीं है। किसे समझाते थे? उससे क्या होता है पीपीटी समझाने में? जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, हाउ वुड दे लर्न? कॉलेजेस के साथ ये दिक्कत है, ठीक है ना। मेरी सैलरी थी अराउंड 76, मेरी फर्स्ट सैलरी थी 2018 में। तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की बात बताऊं मैं, बच्चे कहते हैं नेट करना है, ये करना है, हाँ बहुत अच्छी चीज है, एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। 2018 में आई ज्वाइन सम कॉलेज इन महाराष्ट्र, माय फर्स्ट सैलरी वाज 52,600। 2018 में मेरी कितनी सैलरी थी? 52,600। अभी ईडी छोड़ने के बाद में एक कॉलेज में मैंने दिया था, जब मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि मेरे को फिजिकल लॉस में काफी जानकारी हो गई थी, तो वो मेरे को 76 दे आर ऑफरिंग कि सर इतना गैप है आपके उसमें, क्योंकि बीच में कहीं और भी जगह नौकरियां की ना। तो आप समझ रहे हो बात? देखिए, कॉलेज नहीं ज्वाइन करने का क्या मतलब, मैं आपको सीन बता देता हूँ। कॉलेज अगर आप ज्वाइन करते हो तो बच्चा वहां डिग्री के लिए जाता है, उसको डिग्री चाहिए। तुम कितने अच्छा पढ़ा लो, कितने अच्छा समझा लो, तुम्हारी फैकल्टी की गलती नहीं है ये, जो पढ़ाते नहीं है। वो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन तुम नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे नहीं आते, क्योंकि बच्चों को भी पता है ना कि हमें सिर्फ डिग्री चाहिए। आप समझ रहे हो? वो आपको सीरियसली इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। अटेंडेंस के लिए क्या मिल जाएगा? ये आपका कॉलेज तो बहुत ही अजीब था, लेकिन बट द थिंग इज, देखिए एजुकेशन में अब ना, देखिए इतने लोग एलएलबी कर रहे हैं, पर क्या केसेस भी उतने हैं? क्या वकील भी उतने हैं? कहाँ जाएंगे सब लोग? कहाँ जाएंगे सब लोग, बताइए मुझे, कहाँ जाएंगे सब लोग? जज बनेंगे, सबका सपना जज बनने का है, लेकिन जज बनने के लिए उस आग में तपना पड़ता है, उस रिग्रेस प्रोसेस से निकलना पड़ता है, तब जाके आप जज बनेंगे। तुम लोगों की ट्रेनिंग जज बनने के बाद वहां से क्या स्टार्ट होगी? तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट होगी, इतना समझ लो। लिखिए थर्ड पॉइंट, लिखिए, जहां कहीं भी कंपनी का एक या निगम का, कंपनी या निगम का एक प्रधान कार्यालय भी है, जहां कहीं भी कंपनी या निगम का एक प्रधान कार्यालय भी है, और उसी के साथ उनके अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, और उसी के साथ उनके अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, और उसी के साथ उनके अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, अधीनस्थ कार्यालय भी हैं। और यदि किसी अधीनस्थ कार्यालय पर वाद हेतुक और यदि किसी अधीनस्थ कार्यालय पर वाद हेतुक
वाद हेतुक पैदा होता है और किसी अधीनस्थ कार्यालय पर वाद हेतुक पैदा होता है और किसी अधीनस्थ कार्यालय पर वाद हेतुक पैदा होता है तो 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 उस स्थिति में कारबार का स्थान प्रधान कार्यालय ना होकर अधीनस्थ कार्यालय होगा। प्रधान कार्यालय ना होकर अधीनस्थ कार्यालय होगा और वाद भी अधीनस्थ कार्यालय में ही संस्थित किया जाएगा और वाद भी अधीनस्थ कार्यालय में ही संस्थित किया जाएगा और वाद भी अधीनस्थ कार्यालय में ही संस्थित किया जाएगा और वाद भी अधीनस्थ कार्यालय में ही संस्थित किया जाएगा, न कि प्रधान कार्यालय में, न कि प्रधान कार्यालय में। समझ में आई बात? क्या क्या लिखवा है लोकेश? नहीं आई? इंग्लिश वाले बच्चों से पढ़ो एक बार, नहीं आई तो पढ़िए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़िए, नहीं समझ में आई तो लिखिए। wherever the company has a head office, wherever a company has a head office, wherever a company has a head office, wherever company has a head office, and it also have branch offices, and it also have branch offices, and also it have branch offices, and the cause of action arises at one of the branch office, and the cause of action arises one of the branch office, and the cause of action arises at one of the branch office, and the cause of action arises at one of the branch office, then the place of business would be considered as its branch office, not the sole office या फिर head office, ठीक है ना, not the sole office, and the suit shall be filed at its subordinate office, and the suit shall be filed at its subordinate office, where the cause of action arises, क्या समझ में आया जी? एक बार हाँ जी मीनू, क्या समझ में आया? मीनू समझ में आया नहीं आया? थर्ड पॉइंट समझ में आया? समझ में आया? 3 सिचुएशन की बात करी और तीनों को अलग अलग लिखवाया मैंने। पहली तो ये कि अगर किसी कंपनी का सिर्फ सोल ऑफिस है, किसी का सिर्फ प्रधान कार्यालय है, ब्रांच ऑफिस नहीं है, तो सूट यहीं फाइल होगा। दूसरा मैंने बताया कि किसी कंपनी का सोल ऑफिस भी है, प्रधान कार्यालय तो है ही, उसके साथ उसकी अधीनस्थ कार्यालय भी है, उसकी ब्रांच ऑफिस भी है, लेकिन कोज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ है वो हुआ है न तो ब्रांच ऑफिस पे हुआ और नहीं हेड ऑफिस पे हुआ, ये कुछ ये कोई तीसरी जगह पे, थर्ड प्लेस पे अराइज हुआ है, ठीक है ना सर? कोई तीसरी जगह पे अराइज हुआ है जहां पे ना कंपनी का ऑफिस है ना कंपनी की ब्रांच है, तो केस कहां फाइल होगा? सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड पॉइंट लिखवा है। अभी थर्ड पॉइंट में क्या लिखवा है वो सुनिए। सोल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, और ब्रांच ऑफिस पे क्या हुआ है सर? कोज ऑफ एक्शन। तो फिर सोल ऑफिस पे केस फाइल नहीं होगा, ब्रांच ऑफिस पे केस फाइल होगा। हम लोग देख रहे हैं प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं सर? प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कारोबार का स्थान क्या है? जो कारोबार का स्थान है वहीं केस फाइल होगा। और हम कारोबार का स्थान क्यों देख रहे हैं, हम प्लेस ऑफ बिजनेस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रेजिडेंस हो नहीं सकता, ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है, गेन हो नहीं सकता, बचा क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस। आसान है सीपीसी, ऐसे पढ़ के बता दो इसको तुम प्रोविजन को, आसान कैसे हो जाता है ये। इट इज वेरी इजी,
अभी भी डाउट रह गया? बताइए। हाँ, वो सेपरेटली रीड किया जाएगा। हाँ, कोमा कोमा ने उसको सेपरेट किया है, कोमा ने उसको अलग पार्ट बना दिया। अगर कोमा नहीं लगा होता ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे भी केस फाइल हो सकता था, सोल ऑफिस में भी। समझ में आई बात? कोमे की उस एक कोमे ने क्या किया है, उस कोमा ने क्या किया है, समझ में आया? उस कोमे का प्रकार तुमको समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर वो कोमा नहीं होता ना वहां पे, तो फिर सोल ऑफिस में भी केस फाइल हो सकता था। लेकिन वो और या कोमा या फिर कोमा या जो उसने लिखा हुआ है हिंदी वालों में, उसने सोल ऑफिस को एक्सक्लूड कर दिया, प्रधान कार्यालय को अपवर्जित कर दिया कि भाई आप में नहीं केस फाइल होगा। फिर अब आगे समझ में? बिल्कुल क्लियर है फंडा? अरे आसान है नहीं है, तुम बताओ सीपीसी एक बार पढ़ लो बस अच्छे से। तुम लोग भी यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से आते हो, इसलिए आसान होता है। मैं तो ये ऐसे ऐसे देखिए, आपके कॉलेज में भी टीचर्स ऐसे पढ़ाते होंगे, लेकिन वहां आपका उद्देश्य अलग होता होगा। ये सेम बात कहां बोली गई है? केस का नाम लिख लीजिए, लैंडमार्क जजमेंट। मीनू सोल ऑफिस लिख रहे हो आप, सोल ऑफिस में केस फाइल करेंगे क्या? हम्म कोई अच्छी चीज पढ़ते तो मजा नहीं आता पढ़ने में। आज तुम लोग उबासी भी नहीं ले रहे। नहीं, ये इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, एक्सप्लेनेशन जो है ना इसका, तो थोड़ा टेक्निकल है। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है ये, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कल मैंने क्लास रोक दी थी वहीं पे, क्योंकि अभी ये चीज समझाता तो फ्रेश माइंड समझ में आती ना। जी, अब आगे समझिए कहानी को। हाँ, सेकंड पॉइंट में केस का नाम लिखिए, केस का नाम लिखिए। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पे ये जो थर्ड पॉइंट है ना, जहां पे बोला था कि कोमा और का क्या मतलब है, जो इस केस में कहा गया था। समझ में आ रही बात? अगर वो नहीं होता तो फिर सोल ऑफिस में भी केस फाइल हो सकता था। तुम उसका इंप्लीकेशन समझिए, तुम उसका मतलब समझिए कि क्यों दिया है उसे। पटेल रोडवेज लिमिटेड बॉम्बे, एविडेंस की क्लास में बहुत बहुत मजा आ रहा है। अगर तुम लोग क्लासेस लेते हो इवनिंग वाली, एपीओ वाली, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। अब तुमने फॉर्म नहीं भरा हुआ वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें लेना चाहिए। अभी देख रहा हूँ उसमें सीआरपी से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, नोटिफिकेशन भेजूंगा। अभी रुक जाना, क्लास के बाद नोटिफिकेशन दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। पटेल रोडवेज कम लिमिटेड, हाँ देखना पड़ेगा मुझे एक बार। वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी, उन्नीस सौ इक्यानवे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ सुनिए। इस केस में फैक्ट सुनिए। क्या होता है सर, एक कंपनी होती है पटेल रोडवेज लिमिटेड कम बॉम्बे, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा होता है कि एक आदमी को, इसमें देखिए जो प्रधान कार्यालय है, प्रिंसिपल ऑफिस है, जिसको अपन हेड ऑफिस भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस है। ये था सर इस केस में बॉम्बे में। कहा था सर केस का? मुंबई, मुंबई में था। और ये जो, ये क्या था सर इनका, ये अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम बॉम्बे टू फ्रॉम बॉम्बे टू
मतलब ऐसा था कि गुड्स भेज रहे थे ये लोग कि बॉम्बे टू दिल्ली इनको अब सामान भेजना था कुछ। बॉम्बे टू दिल्ली नहीं, ऐसा कुछ मैं आपको एक बार फिर देख के बताता हूँ, एक सेकंड जी। ऐसा था इसमें कि सर तमिलनाडु से इस कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस था, अधीनस्थ कार्यालय था, वो था सर चेन्नई में। जो भी गुड्स भेजने थे वो कहां भेजने थे? दिल्ली में। सुनना, और कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज होता है वो कहां अराइज होता है सर? चेन्नई में। केस कहां फाइल होना चाहिए? अरे जिससे पूछूंगा वो बताना, गाय भैंस टाइप मत करना, सब्जी मंडी मत बनाओ उसको। जी बताइए केस कहां फाइल होगा? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ जी, केस कहां फाइल होगा? ये तो ललिता तो लेट जुड़े हैं आज क्लास में। बताइए केस कहां फाइल होगा? मुझे हर एक बच्चे का नाम याद रहता है। केस कहां फाइल होगा? जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। ऑनलाइन का एक बार इंतजार कर लिया जाए। केस कहां फाइल होगा? मैं ऑप्शन देता हूं, 1 2 3 4। अच्छा, केस का फाइल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में। लेकिन लेकिन एक यहाँ पे एक कैच है। कैच मतलब होता है कोई एक पॉइंट है यहाँ पे। सर मुंबई वालों ने क्या कर रखा है? एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज डाल रखा है। क्या डाल रखा है? एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज क्या होता है? एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लोज बताइए मुझे। अनन्य क्षेत्राधिकार खंड। मतलब इन्होंने लिख दिया कि सर जितने भी डिस्प्यूट होगा वो कहां पे लिया जाएगा? सिर्फ कंपनी के ब्रांच ऑफिस में लिया जाएगा। अब आप बताइए, ये इशू था इस केस के अंदर। दिस इज 1991 सुप्रीम कोर्ट, ये इशू था इसका। केस समझ में आ गया पूरा? कि सामान भेजा था चेन्नई से दिल्ली, हेड ऑफिस बॉम्बे में था, ब्रांच ऑफिस चेन्नई में था, कोज ऑफ एक्शन चेन्नई में था। अगर आप सेक्शन 20 के एक्सप्लेनेशन जाएंगे तो केस फाइल होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में। लेकिन जो ये था पटेल रोडवेज लिमिटेड, इसने एक एक्सक्लूसिव टर्म डाल रखा है, इसने एक एक्सक्लूसिव कोड डाल रखा है, इसने अनन्य क्षेत्राधिकार का खंड डाल रखा है, और उसने बोल रखा है कि सर केस और जो भी फाइल होंगे वो सिर्फ कहां फाइल होंगे? मुंबई में। अब सवाल ये केस कहां फाइल होगा? पहली बात तो ये है कि किन किन कोर्ट्स को जुरिडिक्शन है। इस सवाल अब इसको समझेंगे हम, ठीक है ना सर? इसको समझेंगे कि इस पॉइंट को समझते हैं कि कहां कहां पे जुरिडिक्शन होता है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर इन्होंने लिख दिया है ऐसे अनन्य जुरिडिक्शन, जो इनका अनन्य क्षेत्राधिकार खंड है, ये तो सर डायरेक्ट डिस्प्यूट में आ गया ना। जो स्पष्टीकरण है उसके साथ क्या है सर? इसका डिस्प्यूट नहीं हो गया? ये तो अगेंस्ट द लॉ बात कर रहा है ना।
क्योंकि यहां तो मुंबई कभी हो ही नहीं सकता था। हो सकता था क्या मुंबई? मुंबई हो सकता था क्या? सेक्शन 20 का जो एक्सप्लेनेशन है उससे मुंबई कभी हो सकता था? नहीं हो सकता था। लेकिन ये कह रहा है मुंबई हो सकता था। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? वहां तो एक उसके हिसाब से तो ये देखिए ऐसा है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल चीजें ज्यादा आएंगी अब, समझिए। मान लीजिए मान लीजिए अगर इनका ब्रांच ऑफिस चेन्नई में नहीं होता तो केस कहां कहां फाइल हो सकता था? सुनिएगा, जहां ब्रांच ऑफिस नहीं होता तो केस कहां फाइल हो सकता था? मुंबई फाइल हो सकता था। और पार्टी अगर 20C का फायदा लेती कि नहीं कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है चेन्नई में, तो चेन्नई या मुंबई दोनों जगह केस फाइल हो सकता था। मतलब अगर मान लीजिए ये ब्रांच ऑफिस चेन्नई में नहीं होती तो केस मुंबई या चेन्नई दोनों जगह फाइल कर सकते थे। सुनिए सुनिए सुनिए, कर सकते थे। बट द थिंग इज, जब दो में दोनों जगह फाइल कर सकते हो तो एक जगह अगर आपको एक्सक्लूसिव जुडिक्शन बता रहा है कि आप यहीं पे फाइल कीजिए, तो वो पार्शियल रेस्ट्रेंट है, वो मान्य है। लेकिन मान लीजिए लो बोल रहा है कि आप यहां सूट नहीं फाइल कर सकते, लो बोल रहा है कि आप यहां पे सूट नहीं फाइल कर सकते, लेकिन 20C बोलता है कि आप यहां पे सूट फाइल कीजिए। धीरे धीरे समझाता हूं। सबसे पहला सवाल ये, कौन कौन से कोर्ट में सूट फाइल होगा। सबसे पहले देखिए प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कारोबार की जगह क्या है। हमने पढ़ा कि जहां पे कोज ऑफ एक्शन और ब्रांच ऑफिस साथ में होती है वहां सोल ऑफिसर कोई काम नहीं है, यही पढ़ा है। प्रधान कार्यालय का कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है और तो फिर से तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया बिल्कुल। अरे सब बताओ, हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? कैसा एग्रीमेंट वैलिड होगा? अगर आप देखिए, अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस के थ्रू जाते हैं, अगर मैं बात करता हूं जैसे हमने पढ़ा ना प्लेस ऑफ बिजनेस, हमने पढ़ा कारोबार की जगह, तो वो तो क्या है सर? मद्रास। अरे चेन्नई, ठीक है। तुम समझ रहे हो मद्रास कहां से आ गया? सर चेन्नई को क्या कहते हैं? अगर मैं अगर मैं कोज ऑफ एक्शन के थ्रू जाऊंगा तो दिल्ली भी हो सकता है। तो कोज ऑफ एक्शन कैसे, मतलब जहां पे एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट कहां हुआ था? दिल्ली में। सामान कहां से कहां भेजना था? दिल्ली से चेन्नई। और जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहां पे कोज ऑफ एक्शन हो गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं से जाऊंगा तो यहां पे कोज ऑफ एक्शन है। तुम दिल्ली हटा दो, अभी तुम्हारा मूड दिमाग खराब हो जाएगा। कोज ऑफ एक्शन कहां पे आया हुआ है सर अपना? चेन्नई, ठीक है ना, मैं चेन्नई की बात करता हूँ। दोनों में सर क्या है सर? दोनों में प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए? चेन्नई होना चाहिए। अभी जो एग्रीमेंट किया है सर्विसेज लेने के पहले, सर्विसेज लेने के पहले एक एग्रीमेंट था सर, उसमें लिखा हुआ था कि सर सारा का सारा जुडिक्शन किसको होगा? बॉम्बे को होगा। हम्म सर सर प्लेस ऑफ बिजनेस किसको होगा? बॉम्बे को होगा। प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ हो रखा है? मद्रास में। कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ हो रखा है? मद्रास में। तो जुडिक्शन कहाँ होना चाहिए था? मद्रास में होना चाहिए था। और इसी के साथ मद्रास का कहाँ होना चाहिए था? दिल्ली भी होना चाहिए था। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली से सामान भेजा जा रहा था। अरे सर जहां पे एग्रीमेंट हुआ है आपका वो जगह भी तो होगी ना, कोर्स ऑफ एक्शन वहीं तो हुआ, क्योंकि जब वाद हेतु का है तो वो उसी जगह है। मैंने यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया है आपसे, ठीक है ना। आप मान लीजिए आपको बीकानेर जाना है, या बीकानेर जाना है आपको, या फिर आपको बीकानेर जाना है, आपने टिकट बनाया है यहाँ पे जयपुर में, तो कोर्स ऑफ एक्शन जयपुर में होगा बीकानेर में होगा? जयपुर में। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बिगड़ा वो कहां जाके बिगड़ा? बीकानेर में। तो कोर्स ऑफ एक्शन जयपुर बीकानेर दोनों हुआ ना। मान लीजिए मुझे जाना है यहां से चेन्नई, टिकट तो मैंने यही कराया ना उसका, तो दिल्ली को भी आया जुरिस्डिक्शन।
somehow Delhi also have jurisdiction. अब समझ में आया कि दिल्ली कहां से पिक्चर में आ रहा है? समझ में आई अब दिल्ली की कहानी? तो एग्रीमेंट क्या है सर? ये एग्रीमेंट वॉइड है। अगर आप सेक्शन 23 पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, उसके साथ आप सेक्शन 28 पढ़ेंगे। सेक्शन 23 कहता है कि जो भी फॉरबिडन बाय लॉ हो, जो भी विरुद्ध, अरे निकालो बैरेक्ट यार, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट का बैरेक्ट बैग में रख के बैठे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत चल रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल बैरेक्ट को बैग में रख के आदत है। निकालिए कॉन्ट्रैक्ट और निकालिए सेक्शन 23। मैडम बैरेक्ट नहीं रखती क्या यहाँ पे? 23 पढ़िए। अरे आप पढ़िए, मैं तो पढ़ लूंगा। मुझे दे दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप दो लोग हो ना, मैं भूल। अरे ये क्या है, इसको खाना खिला दिया आपने? इसके हाथ पीले कर दिया आपने। 23 पढ़िए, देखो 23 में क्या लिखा हुआ है? डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, लिखा हुआ है किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा तो करार क्या हो जाएगा सर? शून्य। लिखा हुआ है क्या? तो सेक्शन 20 का जो एक्सप्लेनेशन है सीपीसी, ये एग्रीमेंट क्या कर रहा है? उसको विफल कर रहा है। आप समझ में आई कहानी? ये सेक्शन 23 के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे, सेक्शन 28 में तो वो वैलिड था, लेकिन 20 का जो कंसेप्ट है, सिद्धांत है, वो अगर आप खत्म करोगे तो होगा आपके पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। लेकिन हमारे पास, हमने भी क्या पढ़ा हुआ है? पटेल रोडवेज पढ़ा हुआ है, और पटेल रोडवेज ने बोला है कि अगर ब्रांच ऑफिस पे कॉज ऑफ एक्शन आया है तो फिर यही सूट फाइल होगा। तुम कितना ही लिख दो, फिर क्षेत्राधिकार ये है, क्षेत्राधिकार वो है, क्षेत्राधिकार यहां है। बात समझ में आई? जयपुर में ब्रांच है उनका, हाँ, तो बस फिर केस यही फाइल होगा। हाँ, वकील पढ़े लिखे, देखिए इतना इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आप समझा दे रहा हूँ, इतना डीप में डिटेल में कोई नहीं जाता, क्योंकि पहले आपको 20 पढ़ाया एक्सप्लेनेशन, फिर ये केस पढ़ाया। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन को भी हम खत्म किया जा सकता है। अरे समझ में आई ये बात? अगर आप 23 को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, लिखा है ना? तो क्या हो गया सर, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है, एग्रीमेंट है, वो अनलॉफुल हो जाएगा। और ऐसा लास्ट में लिखा हुआ है, विधि विरुद्ध शून्य है। समझ में आई बात? आपने भलाई से एग्रीमेंट किया है, लेकिन प्रोविजन मत खराब करो किसी कानून का, कि कानून में कोई लिखा हुआ है उसके कहीं छूट जाओगे आप। वहीं पे अगर दो जगह होती, जैसे मुंबई में भी कोज ऑफ एक्शन होता, ये सामान मुंबई से चेन्नई जा रहा होता, तो मुंबई फाइल करो या चेन्नई फाइल करो, वहां पे ये एग्रीमेंट ठीक है। समझ में आई कि दोनों में से एक चीज को चुन लो। अरे समझ में आया नहीं आया ऑनलाइन वाले छात्रों? ये डायग्राम बना लो, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत डीप की बात थी ना, ये भी अच्छी थी ना? अब बस पढ़ते रहिए बस, अभी बहुत सारा पढ़ाना है, ठीक है ना? अभी तो शुरुआत ही हुई है। और ये सब तभी समझ में आ पा रहा है आपको जब आपने 20 क्लासेस आप तपे हो, आपने कंसेप्ट तैयार किए हैं। तो तुमको लग रहा हो ना 20 क्लासेस सर कुछ पढ़ ही नहीं रहे, बस सर समझाते हैं हर दिन आके। तो जो 20 क्लास ने कंसेप्ट बनाया है सीपीसी का, वो कंसेप्ट आपको 120 क्लासेस तक आनंद दिलाएगा, परमानंद। अरे समझ में आया नहीं आया कहानी? तुम डायरेक्ट निकालिया करो हैंड टू हैंड। गर्मी तो नहीं लग रही? क्या बोले? हो सकती, सर्दी भी हो सकती है इसकी। हमारे पास कुछ बच्चे आते थे जो मई जून में भी बोलते थे ठंड लग रही है। याद है ना? सर एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। अरे भाई ऐसे मत कीजिए, अभी यहाँ तो हमारी हालत खराब हो रही है। ललिता समझ में आया? ललिता अभी स्कूल में होंगे शायद, आज तो छुट्टी होगी ललिता। अरे समझ में आया? तुम कंपनी को बोल सकते हो कोज ऑफ एक्शन यहाँ हुआ है, जैसे तो पुलिस वालों से भिड़ गया था ना, वैसे तो कंपनी से भिड़ जाना इस बार। पटेल रोडवेज पढ़ के आया हूं मैं।
नहीं सर जी, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो क्लास लेना आपका, आपने 20 को नहीं पढ़ा ना अभी, आप 20 के एक्सप्लेनेशन में थे नहीं ना क्लास में, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। जब आप 20 को पढ़ेंगे तो इसको आप पे समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा नहीं सर जी, समझ आ गया। अच्छा स्कूल नहीं गए लेकिन समझ में आ गया, ठीक है। छुट्टी नहीं है सारे ठीक है, पढ़िए पढ़िए। हम्म। देखिए नौकरी पकड़ लीजिए, फिर तैयारी करते रहिए, क्या दिक्कत है। ये कहाँ लिखा है कि हाँ आप जॉब कीजिए। काबिलियत होगी आप में तो आप बन जाएंगे। अब का अरे नहीं नहीं, टीचर है राजस्थान गवर्नमेंट में, सेकंड ग्रेड की टीचर है मैडम, ऐसे नहीं है आप हल्के फुल्के समझ रहे हो। 60,000 रुपये सैलरी है मैडम की। अभी प्रोबेशन में है, अभी कम है, लेकिन 60 हो जाएगी 2-1 साल में। फर्स्ट ग्रेड भी बन जाएंगी मैडम, उन्होंने एमएससी की हुई है। हाँ आपकी फर्स्ट ग्रेड में। अच्छा वाह, कहाँ बीकानेर में ही? बहुत बढ़िया, रियल भैया। अच्छा चलो हो गया ये खत्म। तो उसमें क्या बोला, लिखवा दूं मैं इसमें। लिखिए, जहां कहीं भी दो या दो से अधिक न्यायालयों के समक्ष, जहां कहीं भी दो या दो से अधिक न्यायालयों के पास, जहां कहीं भी दो या दो से अधिक न्यायालयों के पास अधिकारिता होगी। देखिए लो पढ़ लीजिए, फिर तुम वकालत में झंडे गाड़ दोगे, लेकिन अगर लो नहीं आता ना तो फिर तो जाके फिर सीनियर के आगे पीछे घूमोगे, फाइलें उठाओगे। कानून पढ़ के गए हो तो फिर तुम सारे केसेस को लोगे। कोई सा भी मैटर है ना, डीआरटी का मैटर है, इसका मैटर है ना, जैसे एडीआर का मैटर है, तो आने दो, सारे मैटर आने दो। बेसिक लो तो आना चाहिए ना। जज बनना है वो तुम्हारी इच्छा है, तुमको जो करना है करो, मेरा काम होता है तुम्हें लो पढ़ाना। मैं ऐसे नहीं हूँ आईएएस की कोचिंग की तरह, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, मेरा ऐसा नहीं है सिद्धांत। तजुर्बा नहीं है सर, तुमको एक काबिल योग्य व्यक्ति बना दूंगा समाज के लिए, तजुर्बे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, कानून में तुमको एक अच्छा काबिल व्यक्ति बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना सर, क्योंकि देखिए आईएएस के साथ आरपीएससी के साथ दिक्कत बहुत ज्यादा है। 4 साल तैयारी कर ली, जो करियर बनाने का जो पीक स्थान था वहां पे आप जो नौकरी लगे नहीं, 6 अटेम्प्ट आपने उसमें दे दी, मतलब 6 अटेम्प्ट 6 साल आपने उसमें लगा दिए, आपने भविष्य खराब ही एक तरह से। आप नहीं बने तो अब क्या 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 करेंगे आप, क्या ऑप्शन आपके पास में। कल एक उसका स्टेटमेंट आया, जो कमिश्नर रहे हैं बैंगलोर के, कल उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था मैं, वो कह रहे थे कि 3 अटेम्प्ट देख लो, 3 अटेम्प्ट में कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ जीवन में प्लान भी अपनाओ, पूरा जीवन मत आप इसके पीछे लगा दो कि बनना ही बनना है। होना होता है 2-3-4 अटेम्प्ट में हो जाता है, अब 6-6 अटेम्प्ट अगर दिए हुए हैं तो फिर दिक्कत क्या होती है ना। देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है जितने भी, वो इसलिए कहते हैं कि आप कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तजुर्बा तो ठीक है, पर तजुर्बा करेगा क्या आदमी, किसको चाहिए आपका तजुर्बा। मैं वकालत करने गया, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बूंदी की। मैं ठीक है, मैं बूंदी से बिलोंग करता हूँ, मैं गया उस कोर्ट में, तो एक दिन ऐसे ही सब साथ वाले होते हैं तो पता चल ही जाता है कि आपके जो एज ग्रुप के हैं वो आप साथ मिल जाते हैं, क्योंकि आप ज्यादा बड़े साथ बैठोगे नहीं, छोटे छोटे साथ आपको कंपनी पसंद आएगी नहीं, तो आपकी समानांतर को 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ बैठा, बात करी, 2-4 दिन में, 10-15 दिन, 1 महीना गया मैं बूंदी कोर्ट में। और वहां जाके एक दिन क्या हुआ, मैंने पूछा कि यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल एडवोकेट कौन है, ऐसे मैंने पूछ लिया रेंडमली। उसने बताया कि नॉलेजेबल एडवोकेट वो जो कुर्सी लगा के बैठे ना, यंग से ही थे वो भी, मुझसे 4-5 साल सीनियर होंगे, वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है और यंग है, उनको बहुत नॉलेज है कानून की। बड़ा बड़ा सीनियर भी उनके पास जाता है, कोई ना कोई इधर कानून पूछने आता है, कोई भी नई चीज आती है तो वहां जाते हैं पूछने। अब इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस लेके किया क्या उन्होंने। तजुर्बा होगा अच्छी बात है, जो जीवन का संघर्ष है वो तो करना पड़ेगा ना आपको। अब जिस जिस स्तर का कानून मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कानून आपको आपके गृह जिले में फायदा नहीं देगा। आप सोचो कि मैं वहां भरतपुर जाके वकालत को, तो वहां फायदा नहीं देगा। ये आपको फायदा देगा अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में, जहां पे पॉइंट ऑफ लॉ पे आर्गुमेंट्स होते हैं, जहां पे किसी विधि के पॉइंट पे, किसी विधि के मुद्दे पे आर्गुमेंट्स होंगे। बात समझ में आई, मैं समझा रहा हूँ मैं। क्योंकि छोटी जगह पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है लेकिन पैसा नहीं मिलता है।
और जीवन सीखने से नहीं पैसे से चलता है। सीख तो तुम जाओगे जब 4 पैसा आएगा घंटे में। चलिए लिखिए, लिखिए जहां कहीं भी 2 या 2 से अधिक न्यायालय, क्या लिखा है? अधिक न्यायालय, अधिक न्यायालय, अधिक न्यायालय किसी अनन्य क्षेत्राधिकार, किसी अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के अंतर्गत आते हैं, अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं तो यह विशेष खंड, तो यह विशेष खंड, तो यह विशेष खंड, तो यह विशेष खंड किसी एक क्षेत्राधिकार, किसी एक अधिकारिता वाले न्यायालय का, किसी एक अधिकारिता वाले न्यायालय का, किसी एक किसी एक विशेषाधिकार वाले न्यायालय का, या न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर देता है, अपवर्जित कर देता है, अपवर्जित कर देता है, अपवर्जित कर देता है। हिंदी इज वेरी टफ, मेरे को बहुत से बार सोचना पड़ता है कि हाउ वुड आई फ्रेम द सेंटेंसेस, मेरे को तो बहुत दिक्कत आती है, बट ठीक है। बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है मेरी हिंदी मीडियम से ही थी, तो अब मुझे इतना पकड़ने में दिक्कत नहीं आई। ऑल्दो मैं एनएलयू से पास आउट हूँ, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत भी आती है इसमें लिखवाने में, पर मैं ट्राई करता हूँ कि लैंग्वेज धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आए उसके अंदर। जो मैं नोट्स इंग्लिश में लिखवाता हूँ वही मैं हिंदी में भी लिखवाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि पार्शलिटी हो रही है हिंदी इंग्लिश के साथ। देखिए इंग्लिश वालों के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ में बहुत नुकसान है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ जितना भी मैं मैटर उनको इंग्लिश में दिखा रहा हूँ उतना ही मैं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में भी लिखाऊं। इसलिए पहले मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई पॉइंट छूटूंगा तो वापस मैं ऐड कर दूंगा। इंग्लिश मीडियम लिखिए। Wherever 2 or more courts have jurisdiction, wherever 2 or more courts have jurisdiction, wherever 2 or more courts have jurisdiction, then under exclusive jurisdiction clause, 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 comma, the jurisdiction can be restricted, comma, the jurisdiction can be restricted, the jurisdiction can be restricted, the jurisdiction can be restricted by such clause, by such clause, by such clause, however, full stop, however, if in such exclusive jurisdiction clause, however, if such exclusive jurisdiction clause talks about jurisdiction over such court, talks about jurisdiction over such court, which is in contravention with, which is in contravention with, which is in contravention with section 20 clause C, section 20 explanation, which is in contravention with section 20 explanation, section 20 explanation, then such exclusive jurisdiction clause, then such exclusive jurisdiction clause, then such exclusive jurisdiction clause shall be deemed to, shall be deemed to, shall be deemed to be invalid, shall be deemed to be invalid, shall be deemed to be invalid, shall be deemed to be invalid as it is, as it is, full stop, as it is, as it is against the, against the public policy, as it against the public policy under section 23, under section 23, read with section 28, under section 23, read with section, read with section 28.
समझ में आई बात? ठीक है ना, एक बार दिखाइए मैंने क्या क्या लिखवा दिया। ली कहाँ तक लिखवा दिया हिंदी में? लिखिए, हालांकि, हाँ बलिज व्यतीत करते हैं। हालांकि यदि ऐसा अनन्य क्षेत्राधिकार खंड, हालांकि ऐसा अनन्य क्षेत्राधिकार खंड, हालांकि ऐसा अनन्य क्षेत्राधिकार खंड, हालांकि यदि ऐसा अनन्य क्षेत्राधिकार खंड, यदि 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 ऐसे क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है, ऐसे क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है, ऐसे क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है जिसके पास जिसके पास जिसके पास अधिकारिता नहीं है, बात करता है जिसके पास अधिकारिता नहीं है, और जो धारा 20 के प्रावधानों के, धारा 20 के स्पष्टीकरण लिखिए, धारा 20 के स्पष्टीकरण, जो कि धारा 20 के स्पष्टीकरण, धारा 20 के स्पष्टीकरण से विरोधाभास में है, विरोधाभास में है, विरोधाभास में है। तो ऐसे खंड को भारतीय संविधा अधिनियम की, तो ऐसे खंड को भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत, भारतीय संविधा अधिनियम के धारा 23 के अंतर्गत, भारतीय संविधा अधिनियम के धारा 23 के अंतर्गत, भारतीय संविधा अधिनियम के धारा 23 के अंतर्गत लोकहित के विरुद्ध माना जाएगा, लोकहित के विरुद्ध माना जाएगा, लोकहित नहीं, लोकनीति के विरुद्ध माना, हित को काट दीजिए, लोक नीति कीजिए उससे, लिखा ना मैंने, लोकहित के विरुद्ध माना जाएगा, तो उसको लिखिए लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा, तथा कॉन्ट्रैक्ट का बैठ देना, तथा 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 ऐसा करार विधिक कार्रवाई में अवरोध के कारण शून्य होगा, ऐसा करार विधिक कार्रवाई में अवरोध के कारण शून्य होगा, ऐसा करार विधिक कार्रवाई में अवरोध के कारण शून्य होगा, ऐसा करार विधिक कार्रवाई में अवरोध के कारण शून्य होगा। लिखिए इंग्लिश में एक और लाइन लिख लीजिए, 10 such agreement is void, thus agreement is void due to restraint in legal proceeding, such agreement is void due to restraint in legal proceeding, such agreement is void due to restraint in legal proceeding as per section 28 of Indian Contract Act, restraint in legal proceeding as per section 28 of Indian Contract Act. That's all for today. आज की क्लास कैसे निकल के पता ही नहीं लगा, है ना? इट्स अ वेरी गुड क्लास, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई डोंट नो आपको कितना समझ में आया होगा।